ये काम का है भाई, ठीक है ना, परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों। हाँ, प्रदेश का छठा टाइगर रिजर्व बना है, कौन बना है बताइए? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। यहाँ पर ये बताइए, प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है? तो भाई साहब 6 है ये। देख, रुक जा, उनको तो बाद में देख लेंगे। ये है देख, अपन को कंफ्यूज क्या था, अपन को कंफ्यूज था, देखें रणथंभौर है सही है, सवाई माधोपुर में। सरिस कलवर में सही है टाइगर रिजर्व। ये कैला देवी वाला, ये कौन सा? ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। जब देखें, रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1973, सरिस्का टाइगर रिजर्व 1978। और एक बार और बात ध्यान देना, ये क्वेश्चन बार बार आता है। बताइए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी? टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 73, प्रोजेक्ट 73, प्रोजेक्ट 73, प्रोजेक्ट 73। और वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, ये 1972 है। ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 73, वन संरक्षण अधिनियम 72, टाइगर प्रोजेक्ट 73। जब 1973 सरिस्का टाइगर रिजर्व 1978, फिर मुकुंदरा हिल्स राजस्थान रिजर्व 2013। मुकुंदरा हिल्स, ये पूछ ले तो पूछ ले भाई सनवी, कि ये बताइए जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व था उसको कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? 73 में। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 1973 में। और वन अधिनियम लागू किया गया था 1972, यानी कि वन अधिनियम पहले है, टाइगर प्रोजेक्ट बाद में है। ठीक है ना, वन संरक्षण अधिनियम या फिर जो भी है। तो रणथंभौर है सबसे पहले, है ना। रणथंभौर पे ही सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 में। 1303 चित्तौड़गढ़ है, 1301, 1303। फिर 1311 ये वो है कुंभलगढ़, वो कुंभलगढ़ नहीं, वो क्या नाम है, जालौर। तो अगर जालौर, जालौर 11 है तो सिवाना, सिवाना 1309 आ जाएगा, है ना। सिवाना 9, जालौर 11। अब क्या, जालौर में हुआ था कौन? कानड़ देव, कानड़ देव, बीरम देव, कानड़ देव का पुत्र था बीरम देव। और रणथंभौर में वो हो गया, क्या नाम है, हम्बीर देव, है ना, हम्बीर देव। और चित्तौड़गढ़ में वो हो गया रत्न सिंह। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ में रतन सिंह, है ना, चित्तौड़गढ़ में रतन सिंह। रणथंभौर में हम्बीर देव। और सरिस्का का तो पता नहीं, साका यहाँ तो साका वाका कुछ नहीं हुआ है ना। रणथंभौर, रणथंभौर में हम्बीर देव, और रणथंभौर में हम्बीर देव, चित्तौड़गढ़ में रतन सिंह, और जालौर में कानड़ देव। कानड़ देव का पुत्र का नाम था बीरम देव। और जालौर हो गया। फिर सिवाना, सिवाना में कौन था यार, सिवाना का ध्यान नहीं आ रहा है। शीतल देव था शायद, है ना, शीतल देव था शायद। वो है ना वो, सिवाना 1309। और देख लेना, है ना। जब रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1973, सरिस्का टाइगर रिजर्व 1978, है ना। मुकुंदरा हिल्स ये 12 में पूछता है बार बार। ये बताइए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व स्थित है। कभी तो 12 मान लेता है, कभी तो आंसर में, कभी वो कोटा। तो 12, अगर 12 आएगा तो कोटा नहीं आएगा, कोटा आएगा तो 12 नहीं आएगा, ऐसे है, उल्टा है। ठीक है ना, दोनों नहीं आएंगे। अगर दोनों आएंगे तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ये बोनस मिल जाएगा, है ना। तो मुकुंदरा, रा से 12, कोटा, है ना, 2013 है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये 22 है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये 23 है। ठीक, जब कुल कितने हो गए? 6 हो गए। रणथंभौर 1973, सरिस्का टाइगर रिजर्व 1978, अलवर, है ना, 73, 78। और ये मुकंदरा 13, बेसधारी 22, धौलपुर करौल टाइगर 23। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व होगा, 5 जिलों में रहेगा दायरा। कोर एरिया राजसमंद, पाली, उदयपुर, बफर एरिया व्यावर और सिरोही।
यानी कि कोर एरिया का मतलब तो ये है, जैसे कि ये चारों ओर जहाँ जहाँ सीमा टच करेगी ना अलग अलग ज़िलों से, तो वो तो हो गया कोर एरिया। जैसे कि राजसमंद हो गया, पाली हो गया, उदयपुर, इन से सीमा लगेगी इसकी, कोर एरिया ये हो गया। बफर एरिया जो बीच में है, मध्य में है, ठीक है ना, वो है ब्यावर और सिरोही। जब कोर एरिया राजसमंद, ठीक है भाई, राजसमंद, राजसमंद, फिर राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद है ना, राजसमंद, पाली और उदयपुर। बफर एरिया ब्यावर और सिरोही है। प्रदेश का छठा टाइगर रिजर्व, क्षेत्रफल कितना है? 1397। 1397 काफ़ी है यार, 1397। ठीक है, राजसमंद और पाली उदयपुर, राजसमंद पाली उदयपुर कोर एरिया। बफर एरिया ब्यावर और सिरोही। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व 1397। रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1973। सरिस्का टाइगर रिजर्व 1978। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013। रामगढ़ बिस्दारी बूंदी में है ये 2022। धौलपुर करोल टाइगर 2023। बिस्दारी बूंदी, मुकुंदरा कोटावारा, सरिस्का अलवर, रणथंभौर सवाई माधोपुर। ठीक है, धौलपुर करौली करौली आ रहा है। ठीक भाई, हमने नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन क्षमता 2029-30 तक बढ़ाकर 125 गीगावाट रखने का लक्ष्य रखा है। जब है ना, यहाँ से क्वेश्चन वो यही पूछेगा, ये बताइए हमने जो सौर ऊर्जा है उसमें अपने लक्ष्य क्या रखा है। ठीक है ना, 2029 तक 125, 120, 135, 155, इस प्रकार से आंसर देगा वो। ऑप्शन देगा 125 है, 125 है, 125 है। ठीक, जब ये बताइए जो हमने लक्ष्य रखा है 125 गीगावाट भी दे देगा तो गीगावाट है, ठीक है ना, कहीं मेगावाट दे दे कंफ्यूज हो जाए, नहीं 125 गीगावाट है, लक्ष्य रखा है 29-30 तक। 29-30 तक 125 गीगावाट। ज़्यादा बड़ी और भारी भरकम बात नहीं है, सिर्फ सीधी सट और नॉर्मल बात है, बस ये इतने फैक्ट तो याद रखने ही पड़ेंगे भाई। जैसे कि हमने नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 2029-30 तक, एक तो 29-30 तक भाई उसने पूछ लिया, ये बताइए हमने जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता है उसको कब तक 125 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है 29-30। तो 29-30 125 गीगावाट। राज्य सरकार ने 5 साल के इस कार्यालय में 53,000 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क तैयार करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए व्यय करने का संकल्प लिया है। 53,000 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क तैयार करने के लिए 60,000, 53,000, तो यानी कि 1 किलोमीटर कुल मिला के 1 करोड़ लग रहा है। और समझ रहा है बात को तू? 53,000 किलोमीटर 1 किलोमीटर नहीं है, 1,000 किलोमीटर, 53,000 है ना, तो 1,000 किलोमीटर ये 1,000 करोड़ लग गया। ठीक, रुपये व्यय करने का संकल्प लिया है। 53,000, 60 और 125 गीगावाट, 29-30, ये है भाई। एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ MOU 6 जनवरी 2025। 6 जनवरी 2025 किस किस के साथ? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र साथ MOU 6 जनवरी 2025। आगे चलते हैं। देख लेते हैं भाई। अब 25 ग्राम पंचायत पर एक पंचायत समिति बनेगी। कुल मिला के बात यह है, अगर 25 गांव है ना तो एक पंचायत बन जाएगी, पंचायत समिति। 2 लाख से ज़्यादा आबादी की पंचायत समितियाँ टूटेगी। प्रदेश में 2 लाख या इससे ज़्यादा आबादी और 40 या इससे ज़्यादा ग्राम पंचायत वाली पंचायत समितियों का पुनर्गठन कर नई यूनिट बनाई जाएगी। प्रदेश में 2 लाख या इससे ज़्यादा आबादी और 40 या इससे ज़्यादा ग्राम पंचायत वाली, ठीक है, या तो 2 लाख है या इससे ज़्यादा है, यहाँ पर 40 गांव है, उसमें 40 या इससे ज़्यादा ग्राम पंचायत वाली पंचायत समितियों का पुनर्गठन कर नई यूनिट बनाई जाएगी। अब 25 ग्राम पंचायत पर एक पंचायत समिति बनेगी, ठीक है।
25। पहले 40 पंचायत पर एक पंचायत समिति थी, अब कितना कर दिया है 25 गांव, यानी कि एक पंचायत समिति पे 25 गांव होंगे। अब 40 है जो काफ़ी बड़ा एरिया है, क्योंकि काफ़ी समस्या होती है। जैसे कि पंचायत समिति है, और पंचायत समिति में जो गांव है उनका तो वो वहीं आएंगे ना भाई। जैसे कि उनको जाति बनाना है, मूल बनाना है, ठीक है ना, और भी कुछ काम करवाना है, तो वो साइन वगैरह कराने के लिए यहीं आएंगे भाई पंचायत समिति में। तो अगर ये 40 गांव है तो काफ़ी 40-40 50-50 किलोमीटर का फेर पड़ जाता है भाई। जब 40 जाने के 40 जाने के तो 80 किलोमीटर हो गया ना। तो आम जनता बहुत परेशान होती है। तो ये वैसे सही है, ठीक है ना, सही है। 25 की जगह अगर ये 20 होता ना तो भी चल जाता, ठीक है। 40 की जगह क्या कर दिया है 25 ग्राम। रेगिस्तानी ज़िले बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में 1.5 लाख आबादी और 40 से ज़्यादा ग्राम पंचायत वाली पंचायत समितियों को पुनर्गठित करेंगे, ठीक है। 1.5 लाख आबादी और 40 से ज़्यादा ग्राम पंचायत वाली। 12 के किशनगंज और शाहबाद में भी यही मापदंड लागू होंगे। नई ग्राम पंचायतों के लिए न्यूनतम 3,000, अधिकतम 5500 की आबादी का पैमाना रहेगा। यानी कि भाई साहब अगर कोई ग्राम पंचायत है ना, तो उनको जो ग्राम पंचायत का जो पट्टा या दर्जा, ठीक है ना, दिया जाएगा, उसके लिए योग्यता या अर्हता यही है कि भाई 3,000 तक की तो आपकी आबादी होनी ही चाहिए, ठीक है ना, और अधिकतम 5500 आबादी का पैमाना रहेगा। यानी कि 3,000 से तो कम नहीं होनी चाहिए, 3,000 से कम नहीं चलेगी, और अधिकतम 5500, 3,000 से कम नहीं और 5500 से ज़्यादा नहीं। 3,000 से कम नहीं, ठीक है, और 5500 से अधिक नहीं, ठीक है। ये है भाई, जब 3,000 5500। जनसंख्या का आधार 2011 की जनगणना 20 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन का काम होगा। 20 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का काम होगा। ये भी बढ़िया है। कब से कब? जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच। लोगों की मांग पर इलाके बदल सकेंगे। स्थानीय लोगों की मांग पर नई पंचायत बन सकेगी। इलाकों को दूसरी पंचायत में शामिल किया जा सकेगा। अगर किसी इलाके के लोग मौजूदा ग्राम पंचायत की जगह उनके वार्ड या इलाके को दूसरी पंचायत में शामिल करना चाहते हैं तो इसकी मंजूरी दी जा सकेगी, लेकिन उसे दूसरी ग्राम पंचायत के मुख्यालय से उसे इलाके की दूरी 6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? लोगों की मांग पर इलाके बदल सकेंगे। स्थानीय लोगों की मांग पर नई पंचायत बन सकेगी। इलाके को दूसरी पंचायत में शामिल किया जा सकेगा। अगर किसी इलाके के लोग मौजूदा ग्राम पंचायत की जगह उनके वार्ड या इलाके को दूसरी पंचायत में शामिल कराना चाहते हैं, ठीक है, शामिल कराना चाहते हैं तो इसकी मंजूरी दी जा सकेगी, लेकिन उसे दूसरी ग्राम पंचायत के मुख्यालय से उसके इलाके की दूरी 6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर पास पास है ना तभी जोड़ सकते हैं। ये नहीं है कि भाई आप 6 किलोमीटर से ज़्यादा, जैसे कि एक गांव एरिया अगर इससे 6 किलोमीटर ज़्यादा, अब ये गांव कह रहा है कि भाई हमको तो ना इस गांव में फला गांव में सम्मिलित कर दीजिए, ठीक है ना, तो ये तभी सम्मिलित किए जाएंगे जब ये 6 किलोमीटर से कम होगी। अगर ये दूरी ज़्यादा है 6 किलोमीटर तो नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक। 6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब 6 किलोमीटर, 3,000 से कम नहीं, 5500 से अधिक नहीं, है ना, 20 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच, और 2 लाख या से ज़्यादा आबादी और 40 या से ज़्यादा ग्राम पंचायत वाली समितियों को पुनर्गठन कर यूनिट बनाई जाएगी, ठीक। यानी कि 40 पे एक पंचायत समिति होती थी, अब 25 पे एक पंचायत समिति होगी। आई बात समझ में? यह है बात। कोई दिक्कत? अब 25 ग्राम पंचायत पर एक पंचायत समिति बनेगी, ठीक। 3,000 5500, 6 किलोमीटर दे देगा वो अगर देना चाहे तो दे सकता है कि भाई ये बताइए, अगर कोई पंचायत है, ठीक है ना, कोई गांव है और वह दूसरे गांव में मिलना चाहता है तो उसके लिए कितनी किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है ना, 6 या फिर 6 से कम, 6 से अधिक होगा तो नहीं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
देख लेते हैं भाई। ये बोल रहा है राज्य स्तरीय युवा, राज्य स्तरीय युवा, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 11 युवाओं को किया यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित। 11 युवाओं को, ये देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगा। ये कोई बीच में कोई वैसे होगा कोई, है ना, विजेता वगैरह। देखते हैं क्या है। स्वामी विवेकानंद जयंती पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। तो ये बताइए, जो युवा महोत्सव था उसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका हुआ है जयपुर में, स्वामी विवेकानंद जयंती पर। स्वामी विवेकानंद जयंती पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में, स्वामी विवेकानंद जयंती पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। रविवार को आयोजित इस महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 11 युवाओं को यूथ आइकॉन से किया सम्मानित। समारोह में जयपुर के प्रेस तिवारी, तनुज प्रजापत, धर्मा जाट, प्रिया राठौड़, यश गर्ग, अलवर के जयदीप पांचाल, झुंझुनू की पूजा शर्मा, बंशिका शर्मा, नागौर के नीतीश कुमार शर्मा, अजमेर की गौरी माहेश्वरी, भीलवाड़ा के युधिष्ठर मीणा को यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। 1 लाख रुपये दिए हैं भैया, हल्के में मत लेना। 1 लाख रुपये दिए गए हैं। इनका ऐसे ही चुनाव नहीं किया, तो कमेटी बैठी होगी, उन्होंने चुनाव किया होगा इनका। ठीक। गौरतलब है कि बजट में राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर राज्य युवा महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की थी। जैसे कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है ना, इसी प्रकार राज्य युवा महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर पर भव्य युवा महोत्सवों के आयोजन किए गए। इस दौरान लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। वो बात तो सही है, लेकिन ये जो है, ये पुरस्कार किसका मिला है, क्या क्राइटेरिया है इनका? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 11 युवाओं को यूथ आइकॉन से किया सम्मानित। यूथ आइकॉन की बात है, यूथ आइकॉन। जयपुर के प्रिंस तिवारी, है ना, जयपुर के प्रिंस तिवारी, बताइए प्रिंस तिवारी संबंधित है जयपुर से। तनु प्रजापत, धर्मा जाट, प्रिया राठौड़, यश गर्ग, अलवर के जयदीप पांचाल, झुंझुनू की पूजा शर्मा एवं बंशिका शर्मा, नागौर के नीतीश कुमार शर्मा, अजमेर की गौरी माहेश्वरी और भीलवाड़ा के युधिष्ठर मीणा को यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित। 1 लाख रुपये मिलेगा भाई पुरस्कार में, 1 लाख रुपये की राशि। जब इनकी क्या योग्यता है, किस वजह से दिए जा रहे हैं, है ना। 1 लाख रुपये पुरस्कार कौन सा दिया गया है? यूथ आइकॉन, यूथ आइकॉन, 11 युवाओं, यूथ आइकॉन, 1 लाख। नाम याद रह जाए तो और भी अच्छी बात है। जयपुर के प्रिंस तिवारी, तनु प्रजापत, धर्मा जाट, प्रिया राठौड़, यश गर्ग, अलवर के जयदीप पांचाल, झुंझुनू की पूजा शर्मा, बंशिका शर्मा, नागौर के नीतीश कुमार शर्मा, अजमेर की गौरी माहेश्वरी। ठीक, ये है भाई। भीलवाड़ा के युधिष्ठर मीणा। ठीक, ये वो है राजवर्धन सिंह राठौड़, निशानेबाजी थे। ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था, तो ओलंपिक से ही फिर खेल से ये राजनीति में आ गए। ठीक, ये राज्यपाल हैं। राज्यपाल नहीं, ये तो मुख्यमंत्री अपने यार है। भजनलाल शर्मा है ये तो। ठीक, ये तो भजनलाल शर्मा है, ये भजनलाल शर्मा है। ये खेल मंत्री है राजवर्धन सिंह राठौड़। और ये कौन है? ये खुशी पुरस्कार वालों की चमक रही है भाई चेहरों से। युवा महोत्सव, जिस प्रकार राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है देश में, इसी प्रकार राज्य में राज्य युवा महोत्सव। तो राज्य युवा महोत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? विवेकानंद जयंती, स्वामी विवेकानंद जयंती। कितने युवाओं को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 11 को यूथ आइकॉन, 1 लाख रुपये। आगे चलते हैं।
20 जनवरी को शपथ ग्रहण, भारत को भी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में न्योता, जयशंकर जाएंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत को भी न्योता मिला। 20 जनवरी को होने वाले समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर शिरकत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री जयशंकर ट्रंप प्रशासन के नवनियुक्त और नामित प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। बतौर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी उसी दिन शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ये तो पता है भाई अपन को कि राष्ट्रपति बन चुके हैं ट्रंप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया उपराष्ट्रपति कौन है उसका है क्या कुछ आता पता? जेडी वेंस है, जेडी वेंस। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी व हंगरी के पीएम विक्तोर ओरबान के भी शामिल होने की संभावना है। एस जयशंकर है बतौर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी उसी दिन शपथ लेंगे। ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ये बताइए भाई इटली की पीएम कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। और हंगरी के पीएम विक्तोर ओरबान। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पीएम, इटली की बात है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान के भी शामिल होने की संभावना है। जब अपने से तो एस जयशंकर गए हैं ना 20 जनवरी। और जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका का, उसका नाम क्या है भाई? ये है जेडी वेंस। आगे चलते हैं, देख लेते हैं भाई इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई एक्शन समिट में भाग लेंगे। शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस 10-11 फरवरी को एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह शिखर सम्मेलन एआई पर बातचीत का अवसर प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा: एआई में सार्वजनिक रुचि, कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, एआई में विश्वास और वैश्विक एआई शासन। ठीक है ना? यह कार्यक्रम 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा। एआई में सार्वजनिक रुचि, एक तो यह है, कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, एआई में विश्वास और वैश्विक एआई शासन। 10 से 11 फरवरी, ये ध्यान दे लेना बस। कहाँ होगा ये? 10 से 11 फरवरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रो। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि फ्रांस 10-11 फरवरी को एआई शिखर सम्मेलन की मेजबान करेगा। यह शिखर सम्मेलन एआई पर बातचीत का अवसर प्रदान करेगा। 10 से 11 फरवरी, ठीक है ना? 10 से 11 फरवरी एआई शिखर सम्मेलन, ठीक, एआई शिखर सम्मेलन 10 से 11 फरवरी, ठीक। इनको देख लेते हैं भाई, ठीक है ना? आ सकता है क्वेश्चन। पाँचों को अगस्त 2023 से जीआई टैग मिला है, जो 2031 तक के लिए है। 2023 है ना? पाँचों को 1 अगस्त 2023 से जीआई टैग मिला है, जो 2031 तक के लिए है। अब तक राजस्थान की 21 वस्तुओं को जीआई टैग हासिल हो चुका है। नाथद्वारा 5 हैं, जो ये है नाथद्वारा की पिछवाई, है ना? जोधपुरी बंदेज, उदयपुर गुप्तगिरी मेटल क्राफ्ट कला, बीकानेर की कशीदाकारी, बीकानेर हस्तकला। दोबारा देख लें, पाँचों को 1 अगस्त 2023 से जीआई टैग मिला है, जो 2031 तक के लिए है। यानी कि 1 अगस्त 2023 से 2031, ठीक है ना? 2023 से 2031, जब 23 और कितनी साल होगी? 7 और 1 9 साल होगी, है ना? 7 और 1 9 साल होगी, 7 और 1 8 होगी, ठीक है ना? 7 और 3 10, 30 और 1 31, 8 ना? 8 साल होगी, 8 साल के लिए। जब 5 कौन है? एक तो ये है नाथद्वारा की पिछवाई, इसको तो जानते हैं अपन। पिछवाई कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा की। और बंदेज जोधपुर है, जोधपुरी। उदयपुर कोप्तगारी मेटल क्राफ्ट कला, ये कौन सी कला है भाई? उदयपुर कोप्तगारी मेटल क्राफ्ट कला। बीकानेर की कसीदाकारी, बीकानेर हस्तकला, ठीक। नाथद्वारा पेशवा श्रीनाथ जी की मंदिर में मूर्ति के पीछे बनी विशेष चित्रकारी है। जोधपुर बंदेज मलमल
रेशम और वॉयल कपड़े पर विशेष रंगाई व छपाई की जाती है। उदयपुर गुप्तकारी मेटल क्राफ्ट कला में हथियारों को डिजाइन, है ना, और गर्म व ठंडा करने की एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अलंकृत किया जाता है। बीकानेर की कसीदाकारी में कपास, रेशम, मखमल पर विभिन्न प्रकार के महीन टाँके और दर्पण कार्य किए जाते हैं। बीकानेर हस्तकला में ऊँट की खाल पर विशेष कसीदाकारी की जाती है। दोबारा देखते हैं। नाथद्वारा पिछवाई श्रीनाथ जी की मंदिर में मूर्ति के पीछे बनी विशेष चित्रकारी है ना। श्रीनाथ जी की मंदिर में मूर्ति के पीछे बनी विशेष चित्रकारी है नाथद्वारा। ये तो याद है, ये याद नहीं है भाई। जोधपुरी बंदेज, बंदेज क्या होता है? जोधपुरी बंदेज मलमल, रेशम और वॉयल, ये वॉयल किसी प्रकार के कपड़े होते हैं, वॉयल कपड़े पर विशेष रंगाई व छपाई की जाती है। उदयपुर कोप्तकारी, कोप्तकारी मेटल क्राफ्ट कला में हथियारों को डिजाइन, गर्म व ठंडा करने की एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अलंकृत किया जाता है। कोप्तकारी उदयपुर, कोप्तकारी मेटल बंदेज जोधपुरी, है ना, बंदेज जोधपुरी, कोप्तकारी मेटल उदयपुर। बीकानेर की कसीदाकारी में कपास, रेशम, मखमल पर विभिन्न प्रकार के महीन टाँके और दर्पण कार्य किए जाते हैं। बीकानेर हस्तकला में ऊँट की खाल पर विशेष कसीदा कारीगरी की जाती है। दोबारा देखते हैं किस कला का क्या महत्व है। नाथद्वारा पिछवाई श्रीनाथ जी मंदिर में मूर्ति के पीछे बनी विशेष चित्रकारी है। जोधपुरी बंदेज मलमल, है ना, मलमल जोधपुरी बंदेज मलमल, रेशम और वॉयल कपड़े पर विशेष रंगाई व छपाई की जाती है। उदयपुर के कोप्तकारी मेटल क्राफ्ट कला में हथियारों को डिजाइन, गर्म व ठंडा करने की एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अलंकृत किया जाता है ना, अलंकृत किया जाता है। बीकानेर की कसीदाकारी में कपास, रेशम, मखमल पर विभिन्न प्रकार के महीन टाँके और दर्पण कार्य किए जाते हैं। बीकानेर हस्तकला में ऊँट की खाल पर विशेष कारीगरी की जाती है। आ रही है कुछ बात समझ में? वो यही पूछेगा, बताइए बंदेज कहाँ की फेमस है, कोप्तकारी कहाँ की जाती है। पिछवाई को तो सब जानते हैं, है ना, और हस्तकला को भी सब जानते हैं। कसीदाकारी कपास, रेशम व मखमल पर विभिन्न प्रकार के महीन टाँके और दर्पण कार्य किए जाते हैं। आगे चलते हैं, पे भी ध्यान दे लेना थोड़ा सा, सेकंड पे भी, है ना। जैसे कि ये नाथद्वारा पिछवाई, ये जो मिला है ना जीआई टैग, जीआई टैग नाथद्वारा पिछवाई, जोधपुरी बंदेज, उदयपुर कोप्तकारी मेटल क्राफ्ट कला, बीकानेर की कसीदाकारी, बीकानेर हस्तकला। आगे चलते हैं। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी, 12 जनवरी। अमेरिकी मैगजीन ने नीरज को चुना साल का सर्वश्रेष्ठ जेवलिन खिलाड़ी। न्यूयॉर्क, भारत के पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता, रजत जीता है, यानी कि ऊपर होता है गोल्ड, है ना, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड से बाद में फिर रजत यानी कि चांदी बोल सकते हैं। फिर ये कैस्य, कैस्य यानी कि तांबा। कैस्य पैरालंपिक का तो पता है, इनका तो पता नहीं कितने रुपए मिलते हैं ना। कैस्य विजेता को मिलते हैं 30 लाख, रजत पदक विजेता को मिलते हैं 50 लाख, गोल्ड को 75 लाख है, ठीक। भारत के पेरिस ओलंपिक के रजत पदक, है ना, रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। 27 साल के नीरज ने 2 बार के विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटरसन को पछाड़कर शीर्ष, कब की बात है, 27 साल की, कब की, है ना, 27 साल के नीरज ने 2 बार के विश्व चैंपियन ग्रेनेडा कनाडा होगा यार, ये ग्रेनेडा कोई देश है क्या? कनाडा होगा शायद ये। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटरसन को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। हालांकि नीरज ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए पाकिस्तान के अरशद नदीम से हार गए थे। अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीता भाई इनने। 92 मीटर के लगभग में फेंका था इन्होंने वाला अरशद नदीम ने। अरशद नदीम से हार गए थे। नदीम को 5वें स्थान पर रखा गया है क्योंकि उन्होंने ओलंपिक के अलावा 2024 में केवल एक ही स्पर्धा में भाग लिया है, इस वजह से रखा है भाई उनको। वही मान रहे हैं उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया, लेकिन और में
विजय प्राप्त, यहाँ पर उन्होंने भाग नहीं लिया है ना औरों में, इस वजह से नदियों को 5वें स्थान पर रखा है, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक के अलावा 2024 में केवल एक ही स्पर्धा में भाग लिया है। 2024 में केवल एक ही स्पर्धा में भाग लिया है, अरशद नदीम, अरशद नदीम। ठीक है, चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटरसन को किस पत्रिका के बाद है? ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज 2024। नीरज चोपड़ा, शादी कर ली है भाई अब इन्होंने। ठीक, आगे चलते हैं। पत्रिका नाम क्या है? ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। और ये किसको पछाड़ा था? एंडरसन पीटर्स को। और इनको किसने पछाड़ा था? पाकिस्तान का खिलाड़ी का नाम क्या है? वो अरशद नदीम ने। 92 लगभग कुछ इस प्रकार मीटर भाला फेंका था भाई। आगे चलते हैं। चलिए भाई बताइए, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश से जरूर आ रहा है इन्होंने में यार, एक क्वेश्चन जरूर है ना जीके का। एक में द है, पहले 10 आते थे, 5 कर दिए इन्होंने पत्रिका वालों ने। दूधराज है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ये कौन सा पक्षी होता है भाई? दूधराज। एक में सही है, द है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला राजन रुद्रमा देवी से संबंधित है? महिला राजा रुद्रमा देवी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला राजन रुद्रमा देवी से संबंधित है? रुद्रमा देवी, काकतीय है, काकतीय। तो में काकतीय सही है भाई, काकतीय, काकतीय। ये फिल्म भी आ चुकी है, वो अगर वो क्या है, वो बाहुबली फिल्म थी ना, उसमें जिक्र आता है ना रुद्रमा देवी को कुछ ऐसे। काकतीय है ये, काकतीय। निम्नलिखित में कौन सा राजवंश महिला राजन रुद्रमा देवी से संबंधित है? काकतीय वंश। वेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ? वेल्लोर, वे है 1806, 1806। वेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1806, 1806 है। वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ? 1806। वेल्लोर कहाँ है? किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने खानों में नहीं लगाया जा सकता? ये वो है अनुच्छेद, अनुच्छेद 24 कर दें क्या इसमें? 4 में सही है यार, अनुच्छेद 24। ये पढ़ लिया था मैंने कहीं ना कहीं, अनुच्छेद 24। ठीक, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों खानों में नहीं लगाया जा सकता? अनुच्छेद 24 की बात है। इनमें से डलहौजी पर्वतीय शेरगाह किस राज्य में स्थित है? डलहौजी पर्वतीय शेरगाह है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इनमें से डलहौजी पर्वतीय शेरगाह किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? जब दूधराज। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में महिला राजन रुद्रमा देवी से संबंधित है? रुद्रमा देवी ने काकतीय, काकतीय। बेल्लोर, ये बिल्कुल पता नहीं है भाई, बेल्लोर, बेल्लोर कहाँ है? उड़ीसा में या फिर कहाँ है बेल्लोर? बेल्लोर 1806, 1806 यानी कि 1857 से लगभग 50 साल पहले है ना, 1806। बेल्लोर, बेल्लोर शायद उड़ीसा ही है, ये ध्यान नहीं है ना। बेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1806। रह जाएगी ये सन याद नहीं होगी यार। 1761 तो पानीपत का है। ये 1857 की क्रांति है। और 1905 बंग भंग है। 1907 सूरत अधिवेशन है। और बेल्लोर विद्रोह है ना 1806। और ये अनुच्छेद 24 है, 14 वर्ष से कम आयु के। और डलहौजी पर्वत शेरगाह किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। डलहौजी पर्वत शेरगाह हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, इसको देख ले भाई। हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही
काम्या कार्तिकेयन बनी है, काम्या कार्तिकेयन, ये है काम्या, ठीक है ना, काम्या कार्तिकेयन। हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन बनी है, काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन है भाई। ये हल्के फुल्की वाली बात नहीं है, जो भी इतनी विकट परिस्थिति में पहाड़ों में, और वो भी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। डोंगरी अगर चढ़ते हैं ना अपन तभी पसीने आ जाते हैं भैया, ठीक है ना। ये 7 महाद्वीपों की बात हो रही है। ये लगातार नहीं है लेकिन गैप से चढ़ते हैं, लेकिन भाई चढ़ते हैं, बाहर चढ़ते हैं, रात वगैरह वहीं रहते हैं, ठीक है ना। 2-2, 5-5, 10-10 दिन हो जाते हैं, तो ये काफ़ी टफ रहता है। तो नाम क्या है, काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन, काम्या, काम्या, काम्या कार्तिकेयन बनी है, काम्या कार्तिकेयन बनी है। आगे चलते हैं। एक थम्बा महल, ये जो क्वेश्चन है ना जीके के, इनको अलग पढ़ेंगे है ना, सेपरेट वीडियो में। ये क्या है भाई, एक थम्बा महल है, PWD, PWD, एक थम्बा महल। कहाँ है ये एक थम्बा महल, एक थम्बा महल है, शानदार है यार, एक थम्बा महल। ये जो होता है ना ये छज्जा, ये एकदम बढ़िया तरीका का होता है। इससे क्या है कि ये ना, ये वैसे तो पट्टी होती है होने को तो, लेकिन ये क्या है कि इससे जो भी कोई बरसात वगैरह का पानी होता है ना, तो ये आता नहीं है दीवारों पे, और दीवारों पे पानी वगैरह नहीं आएगा, और धूप वगैरह नहीं पड़ेगी, तो ये सेफ रहेगी, ठीक है ना। तो ये बहुत काम का है, बढ़िया कलाकृति, बढ़िया बनावट है, देख छोटी छोटी नक्काशी बारीकी तौर पे, और ये मेहराब है ना, ये देख डिजाइन। पहले के राज महाराजाओं का है भैया ये, ठीक है ना। संरक्षण में है ये, इस वजह से बढ़िया कंडीशन में है। PWD, एक थम्बा महल कहाँ है, दे रखा है क्या कुछ इसमें, नहीं दे रखा है यार, आगे आ जाएगा। ये एरिया ना, शहीद भूरे शाह, शहीद भूरे शाह, मेहरानगढ़ में भूरे खां की मज़ार, यह भी इम्पोर्टेंट है। ये तो सही है, लेकिन इसका दे रखा है क्या कुछ, ये नहीं दे रखा भाई, कुछ डिटेल इसकी इसकी नहीं है यार। एक थम्बा महल कहाँ है, और एक और आया था, ये क्या नाम है इसका, रुक देख, अरे ये नहीं, ये इसके भी बारे में नहीं है कुछ है ना, टीका टिप्पणी वगैरह। देवताओं की साल, वीरों की दालान, फेम ऑफ गुड, हेल ऑफ हीरोज। आगे चलते हैं। एक थम्बा कहाँ हो गया, और ये कहाँ है शहीद भूरे खां, देखते हैं। सन, ये यार वो है, वो उसमें है, ये किस में, ये जो देवनागरी लिपि में है कि असपुर एवं बीकानेर के फौजी ने जोधपुर दुर्ग पर घेरा डाला। उस समय सैयद एवज अली साकिन रेवाड़ी दुर्ग में एक फौजी टुकड़ी का अफसर था। इस टुकड़ी में शहीद भूरे खां भी एक वीर योद्धा था, जिसने बड़ी वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। इस वीर को यहाँ दफनाया गया, शहीद भूरे खां। जब जब जयप्रोल एवं वर्तमान भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ, तो यह मजार बीच में आई। वह बेलदार इसको तोड़ने लगे, बेलदार। उस समय जिलेदार गोवर्धन को भूरे सिंह, भूरे शहीद ने स्वप्न में आकर कहा कि हमने मालिक के लिए अपनी जान कुर्बान की, और तब तब हजारी सुनार सूदा सूड़ा रहे हो,
मजार खुदा रहे हो कुर्बान की, और तुम हमारी मजार खुदा रहे हो। महाराजा मानसिंह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बूढ़े शहीद की मजार को न तोड़ने की आज्ञा दी एवं मजार की पूजा के खर्चे के महाराव राज्य की ओर से देने की आज्ञा दी, जो आज दिन तक दिए जाते हैं। शहीद बूढ़े खां कहाँ है ये? मेहरानगढ़ में बूढ़े खां की मजार। तो मेहरानगढ़ जोधपुर में है ना? मेहरानगढ़ जोधपुर में, तो जोधपुर में है ये। भाई मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर में। तो बूढ़े खां की मजार कहाँ है? मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ में। आगे चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, इनको अलग देखेंगे, है ना। कुसुम योजना देख लेते हैं भाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास रंग लाए। कुसुम योजना राजस्थान को 5,000 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन। 5,000, ठीक है ना, 5,000। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों के फलस्वरूप केंद्रीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत 5,000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य होने के दृष्टिगत केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर पीएम कुसुम योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया था। हाल ही में उनसे मुलाकात के दौरान इस संबंध में चर्चा भी की थी। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन को जमीनी स्तर पर गति मिल रही है। सोलर संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रदेश को कुछ अतिरिक्त आवंटन का यह निर्णय वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। 2027 जब सुना, मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य होने की दृष्टिगत केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, ये बताइए केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी है भाई, प्रहलाद जोशी। हाल ही में उनसे मुलाकात के दौरान इस संबंध में चर्चा भी की। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन को जमीन स्तर पर गति मिल रही है। सोलर संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रदेश को हुए अतिरिक्त आवंटन का यह निर्णय वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। ये तो पढ़ चुके हैं अपन, है ना। हमने नवीकरण ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 2029 तक बढ़ाकर 125 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने 5 साल के इस कार्यकाल में 53,000 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क तैयार करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए व्यय करने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री निवास पर बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ MOU 6 जनवरी 2025। बताइए बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मध्य कब MOU हुआ था? 6 जनवरी 2025। ये जो है ना, ये राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी आज से जयपुर में मेडलिस्ट शीतल भी हिस्सा लेगी। इसमें ना शीतल को हरा दिया है भाई, पैरा एथलीट है वो क्या नाम है उसका, पूजा नाग है यहाँ पर, नाग है लास्ट में, है ना, नाग है, बच्ची है ना, नाग है। उसने उसके भी भाई साहब 2 हाथ 2 पैर नहीं है, बिजली के करंट की वजह से वो क्षति काटने पड़े थे, ठीक है ना, कुछ लगाए हैं कृत्रिम। तो उन्होंने, और जो शीतल का जो कोच है वही वो नाग का है, ठीक है ना। नाग कहाँ की है? नाग मध्य प्रदेश की है, शीतल जम्मू कश्मीर की है, ठीक है ना। तो शीतल, ये जो शीतल इसने पैरा जो हुआ था ना वो पैरा ओलंपिक, उसमें इसने संयुक्त रूप से, ठीक है ना, जोड़ी होती है तो जोड़ी को बोलते हैं संयुक्त, तो संयुक्त रूप से इन्होंने कैसे पदक जीता था शायद, कैसे या रजत, हाँ कैसे जीता था शायद, है ना, कैसे जीता था। तो इस शीतल को हरा दिया है इस नाग ने, ठीक है ना, ये है बात। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया कौन है भाई? पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। देख लेते हैं। राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी का आयोजन 11 जनवरी से 13 जनवरी तक पूर्णिया यूनिवर्सिटी जयपुर में किया जाएगा।
इसमें देश भर के 250 से अधिक पैरा तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रतियोगिता महिला और पुरुष वर्ग में रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन राउंड के मुकाबले होंगे। इसमें पैरालंपिक पदक विजेता शीतल देवी सहित 15 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया, कौन है? देवेंद्र झाझड़िया प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। ये तो पढ़ चुके हैं अपन, आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कि भाई जो पंचायती राज का स्वरूप बदलने के लिए जो कमेटी बनी है, उनके संयोजक कौन बने हैं? दिलावर कौन है? ये शिक्षा मंत्री है। लेकिन ये जो है ना कमेटी बनाने की, नहीं, रेट तो उनकी लगी है, ये जो जिला इन्होंने ख़त्म किया है ना, इनकी लगी है। और पंचायत समिति की लगी है, लेकिन ये बनाने के रूप में नहीं लगी है। ये लगी है कि भाई जब सरपंच का अगर कार्यकाल हो चुका है 5 वर्ष का पूरा, तो आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे? आपके पास में वो अधिकार ही नहीं है। भाई सरकार के पास में अधिकार नहीं है ये, क्योंकि संविधान का उल्लंघन किया है इन्होंने। इस वजह से रेट लगा दिए कि भाई अगर पूरा हो चुका है कार्यकाल ये सरपंचों का, तो आप और अधिकारियों को किस प्रकार से नियुक्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। जिस प्रकार की एमएलए, एमपी वगैरह के चुनाव अनिवार्य है, इसी प्रकार से सरपंच वगैरह के भी चुनाव अनिवार्य है संविधान के अनुसार। तो हाई कोर्ट में भाई साहब वो अपील हो चुकी है, ठीक है ना, कि भाई चुनाव करवाओ। इस ऐसे थोड़ी है कि भाई आप संविधान को उल्लंघन करेंगे। ये है बात। देखते हैं क्या है ये पंचायत समिति। ये तो वो है जैसे कि भाई अगर 25, पहले क्या है कि 40 गांव है, 40 गांव पे एक पंचायत समिति होती थी, अब 25 गांवों पर एक पंचायत समिति होगी। और 3300 है, 3500, यही तो बात है, चक्कर पड़ गया ना शायद। 3300 है, 3300 तो कम जनसंख्या नहीं हो जो कोई गांव है उसमें, और 55 से ज़्यादा नहीं हो। और ये क्राइटेरिया है, ठीक है ना, ये यानी कि ये योग्यता है पंचायत समिति बनाने की। और जो कोई गांव से गांव अगर जोड़ना चाहते हो, जैसे कि ये गांव है, ये कहे कि भाई हमको इस गांव में जोड़ दीजिए, तो इसको आप तभी जोड़ सकते हो जब ये इसके बीच की दूरी 6 किलोमीटर हो, ठीक है ना, 6 km। देखते हैं इसमें क्या है। अब पंचायत राज का स्वरूप बदलने के लिए नई कैबिनेट कमेटी का गठन, दिलावर संयोजक बने। पंचायतों के स्वरूप में बदलाव के लिए सरकार ने नई कैबिनेट कमेटी बनाई है। वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में सरकार का यह बड़ा निर्णय है। कमेटी में शिक्षा मंत्री दिलावर को संयोजक बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर, है ना, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सदस्य होंगे। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए कैबिनेट कमेटी काम करेगी। पुनर्गठन के तहत ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति की सीमाओं का पुनर्धारण किया जाएगा। ये बता रहा था ना मैं, वो है ये, ठीक है ना, कि भाई 45 गांव बहुत होते हैं यार एक पंचायत समिति में, 50-50, 60-60 किलोमीटर की दूर हो जाती है। अगर कोई भी जाति मूल वगैरह है उसका आप करवाओगे तो, ठीक है ना। कमेटी का काम कलेक्टरों को और प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई है। इसके पीछे कारण है कि पंचायत राज के फैसलों में फिलहाल कलेक्टर का दखल कम है, इसलिए पंचायतों से जुड़े फैसले में विलम्ब होता है। जब ये काम का है भाई, वन नेशन वन इलेक्शन, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर संयोजक बनाया गया है। किसको संयोजक बनाया गया है? मदन दिलावर। अब वो पूछेगा जो कमेटी बनाई गई थी उनमें से निम्नलिखित में से कौन सदस्य था और कौन नहीं है। जब गजेंद्र सिंह खीपसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, ये तो खाद्य आपूर्ति मंत्री है, गोदारा। जब गजेंद्र सिंह खीपसर, है ना, गजेंद्र सिंह खीपसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सदस्य होंगे। पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए कैबिनेट कमेटी काम करेगी। पुनर्गठन के तहत ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। कमेटी का काम कलेक्टरों को और प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। इसके पीछे कारण है कि पंचायत राज के फैसलों में फिलहाल कलेक्टरों का दखल कम है, इसलिए पंचायतों से जुड़े फैसले में विलम्ब होता है। जब
संयोजक किसे बनाया गया है? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। और सदस्य कौन कौन थे? एक तो है गजेंद्र सिंह खीवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा खाद्य आपूर्ति मंत्री है, और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम। ठीक है, गजेंद्र सिंह खीवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सदस्य होंगे। कमेटी का काम ये पढ़ चुके हैं ना, तो यही काम का है इसमें। कमेटी में शिक्षा कौन था? ये बताइए शिक्षा मंत्री कौन है? ये तो सब जानते हैं ना, मदन दिलावर। लेकिन संयोजक किसे बनाया गया था? जो पंचायत राज कमेटी बनी थी उसका संयोजक दिलावर है ना। और बताइए जो कमेटी बनाई थी उसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? जब गजेंद्र सिंह खीवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा खाद्य आपूर्ति मंत्री है, और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम। पूछ लेगा वो। ये बताइए राज्य मंत्री कौन है? जवाहर सिंह बेडम। जवाहर सिंह बेडम सदस्य होंगे। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। बस इसमें यही था ना, चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, चेनाब ब्रिज देखते हैं क्या है इसमें। चेनाब ब्रिज भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर स्थित है। एक रेलवे पुल है। यह पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक USBRL परियोजना का हिस्सा है और इसे भारतीय रेलवे के लिए एक इंजीनियरिंग चमत्कार माना जाता है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित यह ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। यह भव्य इंजीनियरिंग संरचना चिनाब नदी के ऊपर 369 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पुल ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं और यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक आइकॉन बन गया है। मुख्य विशेषताएं: यह पुल नदी तल से 369 मीटर की ऊंचाई पर है। 1 मीटर में 3 फुट होती है। लगा ले अब चार, अगर इसको ऐसे करते हैं भाई, 400 मान लेते हैं। जब 4 किलो 12 यानी कि 1200 फुट, जिससे यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन गया है। पुल की कुल लंबाई लगभग 1.3 किलोमीटर है। कुल लंबाई ऐसे है ना, 1.3 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। हाँ 1.3 पुल भाई, पुल ही तो है, सही है 1.3 किलोमीटर। पुल का निर्माण अर्धधनुषाकार आकार में किया गया है, जो इसे उच्च स्थिरता, भार सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। अर्धधनुषाकार जैसे कि ये। इसका निर्माण घाटी में रेल संपर्क को बेहतर बनाने और देश की रक्षा और विकास के लिए किया गया है। सही है भाई, दोबारा देख लें। चेनाब ब्रिज पर है ना, जम्मू और कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर यह पुल उधमपुर है ना, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, उधमपुर श्रीनगर, बारामूला USBRL। ठीक है ना, RL से तो रेलवे लिंक हो गया, ये U से उधमपुर हो गया, श्रीनगर से C और B से बारामूला। ठीक, तो USBRL उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला। इसे भारतीय रेलवे के लिए एक इंजीनियरिंग चमत्कार माना जाता है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित यह ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये बताइए चेनाब ब्रिज कहाँ है? जम्मू कश्मीर। चेनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर। चेनाब नदी पर तो पूछेगा भी नहीं कि चेनाब ब्रिज कहाँ है, नहीं, वो ये पूछेगा चेनाब ब्रिज किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। यह भव्य इंजीनियरिंग संरचना चेनाब नदी के ऊपर 369 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पुल ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं और यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का आइकॉन बन गया है। मुख्य विशेषताएं: यह पुल नदी तल से 369 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पुल नदी तल से यह पुल नदी तल से 369 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन गया है। पुल की कुल लंबाई 1.3 किलोमीटर है। पुल का निर्माण अर्धधनुषाकार आकार में किया गया है, जो इसे उच्च स्थिरता और भार सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक, दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर मानसर बाईपास पर भारत की पहली लिग्नाइट हो सकता है यार, लेकिन ये लिग्निन ये कौन सी है भाई? लिग्निन आधारित टिकाऊ सड़क का उद्घाटन किया है। वह किससे बनी है? नितिन गडकरी की बात है।
केंद्रीय मंत्री कौन है भाई, है ना, नितिन गडकरी। दिसंबर 2024 की बात है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर मानसर बाईपास पर भारत की पहली लिग्निन आधारित टिकाऊ सड़क का उद्घाटन किया है। वह किससे बनी है? एक में से बायोडामर, बायोडामर है भाई, बायोडामर। किस देश ने एक द्विदलीय विधेयक पर, किस देश ने एक द्विदलीय विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जो वर्ल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित करता है? वर्ल्ड है, वर्ल्ड। जब ये सुन, मैं बता रहा हूँ, रुक, है ना, ईगल की बात है ना, तो ये कनाडा होगा यार, कनाडा, कनाडा। दो में नहीं भाई, द है, यूएसए है। और ये यूएसए ने ना, हर जो ये ईगल है ना, जो जैसे कि भाई ये ईगल है, ईगल मतलब शहतबाज है, तो बड़े बड़े ऊंचे जो होते हैं ना पेड़, उन पे अपना घोंसला देता है। तो वहाँ भी कैमरे लगा रखे हैं, आई बात समझ में, हर एक पक्षी पे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, ये बात है भाई। तो इससे ही पता चलता है कि कौन कितने आगे हैं, ठीक है ना। राजनीति से, बोलने से, भाषणों से, इनसे कुछ नहीं होता है, चाहे वो किसी प्रकार का देश हो, कहीं का भी देश हो। लेकिन अगर उसका काम है, अब जैसे कि काम है, ये मैं बता रहा हूँ कि भाई ये जो ईगल है, ये जो बड़े जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, ठीक है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर जो पेड़ होते हैं, क्योंकि वहाँ अलग बनावट है, तो वहाँ है ना ये कैमरे लगे हुए हैं और उनको देखते हैं कि कोई समस्या वगैरह तो नहीं है। जैसे कि कोई झक्कड़ वगैरह, तूफान वगैरह आते हैं तो किसको किस प्रकार का नुकसान हुआ है, अगर कोई चोटिल है तो तुरंत टीमें जाती है और उनको ट्रेकुलाइजेशन करके, यानी कि बेहोश वगैरह करके उनका इलाज किया जाता है। जो चाहे वो किसी प्रकार का वो हो, वन्य जीव, चाहे वो नार हो, शेर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो समुद्र की व्हेल मछली ही क्यों ना हो, क्योंकि सब पे नज़र रखते हैं ये। तो ये बहुत बड़ी है और भारत को भी इस प्रकार से एकदम सही और मुस्तैद तरीके से करना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वैसे लगा रखे हैं अपने भी बाग वगैरह पे, लेकिन हर बाग पे नहीं है, ठीक है ना, क्षेत्रों में लगा रखे हैं। जैसे कि ये सेक्टर घोषित कर दिया तो इसमें एक कैमरा लगा रखा है, तो वह बाघ यहाँ से गुजरेगा तभी आएगा, ये है ना बात, ठीक है। आगे चलते हैं। जब ये क्या बता था, यूएसए। वित्त मंत्रालय की नवंबर रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश की अर्थव्यवस्था की किस दर से बढ़ेगी, किस दर से बढ़ेगी? 3 में द है, 6.5 है, 6.5 है। ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर तीनों मुख्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली पहली बीएफएसआई कंपनी कौन सी है? ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर तीनों मुख्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली पहली बीएफएसआई, बीएफएसआई, बीएफएसआई कंपनी कौन सी है? जब 4 में वह है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। समझ में नहीं है ये, तो ये आएगा भी मुश्किल है ना। ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर तीनों मुख्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली पहली, ये ओएनडीसी क्या है, अगर ये समझ में आ जाए तो आ जाए बात। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड है भाई। साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी ने सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार से, श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? सुब्रमण्यम जयशंकर, जयशंकर है, सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। जब देख, बायोडामर कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया है नागपुर मानसर, नागपुर मानसर बाईपास पर, नितिन गडकरी, है ना, बायोडामर। किस देश ने एक द्विदलीय विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जो वर्ल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित करता है? द्विदलीय विधेयक पर ये यूएसए है भाई, है ना, और ये 6.5 है। फिर ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर तीनों मुख्य वित्तीय सेवाएं प्रदान, ये आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड है। साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी ने सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार से, श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार से सुब्रमण्यम जयशंकर है।
आगे चलते हैं। ये आ गया, देखिए, राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन पुनर्सीमांकन हेतु प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण व समीक्षा हेतु निम्नलिखित मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन एतद द्वारा किया जाता है। श्री मदन दिलावर माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा विभाग, है ना, संयोजक है। ये पढ़ चुके हैं वैसे इसको भी पढ़ना है आगे। श्री गजेंद्र सिंह माध्यमिक, माँ क्यों है, माध्यमिक शिक्षा विभाग तो नहीं है, नहीं माननीय मंत्री है, माँ इस वजह से लग रहा है माननीय मंत्री। जब ये श्री गजेंद्र सिंह कौन सा विभाग है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, है ना, ये सदस्य है। अविनाश गहलोत, इनके पास कौन सा विभाग है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है। फिर श्री सुमित गोदारा, ये मैं बता दिया ना, देखिए ऐसे याद किया था, गोदारा, द से खाद्य, है ना, खाद्य, द से द खाद्य, इस प्रकार से आता है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। फिर जवाहर सिंह बेडम, राज्य मंत्री गृह विभाग, दोबारा देख। ये बताइए शिक्षा मंत्री कौन है, मदन दिलावर, ये संयोजक है। फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग किसके पास है, गजेंद्र सिंह। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गजेंद्र सिंह है। फिर सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग किसके पास है, श्री अविनाश गहलोत के पास है। मदन दिलावर, है ना, सब जानते हैं। गजेंद्र सिंह, जब ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ठीक है ना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। फिर श्री अविनाश गहलोत, ये इनके पास है भाई साहब, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय, है ना, और अधिकारिता विभाग, अविनाश गहलोत। और सुमित गोदारा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। और जवाहर सिंह बेडम, राज्य मंत्री गृह विभाग। गजेंद्र सिंह, है ना, इनके पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है ना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अविनाश गहलोत। खाद्य एवं ये तो ऐसे याद कर रखा था, खाद्य, है ना, खाद्य द से गोदारा, द। और बेडम, जब ये गृह विभाग है, बेडम, ठीक है ना, बेडम, तो ये गृह विभाग है। ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई बेसुध होकर गिर गए, है ना, बेसुध होकर गिर गए तो बेडम, यानी कि गृह विभाग, है ना, बेडम गृह विभाग, ठीक। आगे चलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद अमरचंद भाटिया, जन्म सन और शहादत। अमरचंद भाटिया, ये मूर्ति है यार अमरचंद भाटिया की, किताबों में तो मूर्ति नहीं दे रखी है भाई, फोटो भी नहीं देकर दे रखा है। अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया है भाई, अमरचंद भाटिया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद। जन्म, जब ये तो एक हो गया, है ना, एक है, और ये 3 है क्या, ये 3 नहीं है, ये शायद 17 है, ये जो है ना, ये 17 है, 1773, क्या पता यार, ये देवनागरी लिपि में है। 22 जून है क्या, ये 22 जून। अमरचंद भाटिया। आगे चलते हैं। ये क्या है भाई,
ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फार्म GSTF संस्करण 10वां। आयोजन 9-10 जनवरी 2025। स्थान किशनगढ़। आयोजन लघु उद्योग भारती द्वारा। ठीक है ना। GSTF पूछेगा भाई वो GSTF की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम। फोरम ग्लोबल जी से तो ग्लोबल हो गया भाई। ग्लोबल फिर स्टोन, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम। दोबारा देख ले। देख GSTF की फुल फॉर्म है ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम। ग्लोबल है ना, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम GSTF। बताइए GSTF की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम। संस्करण 10वां है। आयोजन 9 से 10 जनवरी है ना 2025। स्थान किशनगढ़ है। आयोजन लघु उद्योग भारती द्वारा। पूछेगा वो कि भाई ये जो बताइए GSTF पहले तो फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? किशनगढ़ में किया गया है। या फिर कब किया गया है? 9 से 10 जनवरी किया गया है। आयोजनकर्ता का नाम क्या है? लघु उद्योग भारती द्वारा किया गया है। लघु उद्योग भारती द्वारा। संस्करण कौन सा है? 10वां है। ठीक है ना, किसी प्रकार से दे सकता है वो। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फार्म GSTF संस्करण 10वां। आयोजन 9-10 जनवरी 2025 है ना। 9-10 जनवरी 2025। स्थान किशनगढ़ है। किशनगढ़ है। किशनगढ़ है। और आयोजन लघु उद्योग भारती द्वारा। लघु उद्योग भारती द्वारा। ठीक। 9-10 जनवरी 2025 किशनगढ़। लघु उद्योग भारती। आगे चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। 10 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? विश्व की बात कर रहा है। 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। 10 जनवरी। 10 जनवरी। 10 जनवरी। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। आगे चलते हैं। जो कोई काम का है उस पर। इसमें यही काफ़ी है ना, और बाद में पढ़ेंगे। राजस्थान वेशभूषा एवं पहनावा, इनको अलग देख लेंगे है ना। चल देख ही लेते हैं एक बार क्या आ रहा है इसमें। राजस्थानी वेशभूषा एवं पहनावा है पुरुषों के वस्त्र, महिलाओं की वेशभूषा, आदिवासियों के प्रमुख वस्त्र। चल देख लेते हैं। पुरुषों के वस्त्र पगड़ी, अंगरखी, अचकन, चोगा, धोती, बिरजस, ब्रिचेस, कमरबंद, पटका और पचवेड़ा, घूंगी, आत्म सुख। आत्म सुख। आत्म सुख क्या है भाई? महिलाओं की वेशभूषा ओढ़नी, कुर्ती व कांचली, तिलका, इसका पता नहीं है भाई। तिलका, दामनी। तिलका दामनी। ओढ़नी तो पता है, कुर्ती कांचली भी। तिलका का पता नहीं है भाई। तिलका दामनी। आदिवासियों प्रमुख वस्त्र अंगरखा, अंगोछा, अंगोछा। ठीक है ना। कटकी, कटकी, नादना, नानना, रैनसाई, जामसाई साड़ी, कछाबू, भूदड़ी, केरी, ज्वार, तारा, लहर, भांतरो, भांतरो ओदबो। देख कैरी, ज्वार, तारा, लहर। ठीक है ना। कैरी, ज्वार, तारा, लहर। और पगड़ी, छापदार मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला। खिड़की पगड़ी जोधपुर, लहरिया पगड़ी श्रावण, मोटने की पगड़ी विवाह, बदील की पगड़ी दशहरा, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली। और सोनार आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मर्द पगड़ी, जो वो होती है ना, वो चाहे ये कितने भी अच्छे हैं, ठीक है ना, ये जब इनसे अपन को परेशानी, अब अपन को तो लगता है कि भाई ये चल ठीक है, सही है, बेस्ट है,
नहीं, इनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ अलग दे रखा है, ज़्यादा फैक्ट दे रखे हैं। और जो ऑथेंटिक बुक होती है ना, जैसे कि 9वीं 10वीं की या फिर 10वीं की जो बुक है, चाहे उनमें ये फ़ोटो वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन उनसे ना काफ़ी जो है उनको हर एक को याद कर लें। अब इन इन सब को याद नहीं कर सकते ना। और ये तो कम भी आते हैं, क्योंकि अपन को करने हैं 10, तो इसमें दे रखे हैं 50। या फिर जैसे कि अपन को 50 फैक्ट याद करना है, तो जैसे कि गाइड वगैरह या फिर नोट्स वगैरह पढ़ेंगे तो 50 याद करने, तो वो 100 दे रखे होते हैं उनमें। और जो ऑथेंटिक बुक होती है उनमें 50 ही होते हैं, तो 50 से ही क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इनको अपन वहाँ से ही देखेंगे, इनमें गुमराह नहीं होना है, ठीक है ना। क्योंकि ये है ना, कौन सा ये सिंदूरी लाल साड़ी, इनसे अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं भाई, ये पीपरिया से इनसे, है ना। वही देखना है, वही पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे मिलते हैं ना, कोई और वीडियो में मिलते हैं, नए वीडियो में। धन्यवाद।